क्लास 12 का जो पहला चैप्टर है वो पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कॉन्सेप्ट का क्या होता है, जीरो लेवल से हम लोग सीखेंगे और जीरो से आगे बढ़ करके जेई एडवांस लेवल तक इस लेक्चर सीरीज में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक जो वर्ड है उसे देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये जो वर्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रो का मतलब हो गया आपका, इलेक्ट्रो और स्टैटिक दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, तो इलेक्ट्रो का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन और स्टैटिक्स का मतलब हो गया रेस्ट। ये इलेक्ट्रो स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन क्या होता है ये सब आप लोगों ने स्कूल में हम लोगों ने सब पढ़ रखा है, और स्टैटिक्स का मतलब हो गया रेस्ट। तो इसका दोनों का मतलब क्या हो गया मिला करके, इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट, ठीक है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कहलाया, इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट। तो जब रेस्ट पर इलेक्ट्रॉन है मतलब मोशन में नहीं है, तब वो जो उससे रिलेटेड जो भी एनालिसिस हम लोग करते हैं कि किस तरह से वो इंटरेक्ट करता है, उसका नेचर क्या होता है, बिहेवियर क्या होता है, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कहलाता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज एट रेस्ट। ठीक है, तो अब रेस्ट तो समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या है। तो क्लासेस स्कूल में हमने क्लास 6, 7, 8, 9, 10 तक बहुत सारा चीज़ पढ़ लिया इसके बारे में कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको याद होगा कि बेसिक एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है हम लोग क्या है, ओवरऑल व्यू में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन जो एटम जो होता है, कोई भी एटम हो, जो भी एलिमेंट्स है, प्योर एलिमेंट्स की बात करें, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, तो ये जितने भी एटम्स होते हैं, सोडियम है, क्लोरीन है, इनका क्या एक स्पेसिफिक एटॉमिक स्ट्रक्चर है जिसमें न्यूक्लियस होता है और आउटर में सेल्स होते हैं, ठीक है, जिसमें आप लोगों को याद होगा के सेल, एल सेल, एम सेल ऐसे बोलते थे, n=1 को के, फिर दूसरा सेल हो जाएगा एल एम, इस तरह से बढ़ते जाता है। तो ये न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। तो प्रोटॉन को पॉजिटिवली चार्ज माना जाता है और न्यूट्रॉन को न्यूट्रल होता है, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है। और उसके बाहर मतलब न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा है तक होता है कंपेयर टू अदर जो सेल्स जो होते हैं। तो सेल्स का रेडियस मतलब अगर इसको सही से डायग्राम बनाया जाए तो इस तरह से नहीं, बल्कि सही से अगर हमें डायग्राम बनाना हो तो हमें बनाना चाहिए कुछ इस तरह से कि जैसे कि इतना बड़ा मैंने बना दिया, देखो इस तरह से हो गया ये सेल, और इसके अंदर में एक छोटा सा न्यूक्लियस इस तरह से, तब ये थोड़ा सा ठीक लगेगा, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस हो गया। तो प्रोपोर्शनली हमें दिखाना होगा कि सेल जो होता है बहुत दूर में होता है, न्यूक्लियस से काफ़ी बड़ा होता है, और न्यूक्लियस बहुत छोटा सा पोर्शन होता है। तो न्यूक्लियस में क्या क्या है, तो न्यूक्लियस में होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, दो चीज़ें न्यूक्लियस में होता है। एन एंड पी मैंने लिखा है, तो एन और पी दो चीज़ें होता है, न्यूक्लियस में होता है, इसके अंदर में रहेगा। और इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके बाहर जो है, सबसे पहला सेल मान लीजिए ये n=1 है, तो इसमें पहला सेल में इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन स्टेबल माना गया है पहला सेल में, तो दो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जो है इसमें घूमते रहता है, ये अपना ट्रेवल करते रहता है। तो मान लीजिए इस डायरेक्शन में ऐसे करके घूम रहा है ये, तो एक सिंपल, वेरी सिंपल एटॉमिक मॉडल अगर लिया जाए तो इसी तरह से अगर नेक्स्ट इसके ऊपर वाला सेल होगा इस तरह से, तो उसमें भी कोई इलेक्ट्रॉन्स होगा इस तरह से, इस तरह से, और वो इलेक्ट्रॉन अपना घूम रहा होगा इस तरह से। तो दूसरे वाले में देखा गया है कि अगर 8 इलेक्ट्रॉन रहे तो वो स्टेबल होगा। तो ये सारी एटॉमिक स्ट्रक्चर की बातें हैं जो यहाँ पर हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन बिकॉज इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन के बारे में ये चीज़ जान ली कि इलेक्ट्रॉन जो है आउटर सेल में रहता है और प्रोटॉन जो होता है वो केवल इनर सेल में होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और क्या देखते हैं कि जो एटम्स जो होता है इन न्यूट्रल स्टेट, एटम्स इन न्यूट्रल स्टेट क्या होता है, एटम्स जो होता है वो न्यूट्रल स्टेट में क्या होता है भाई साहब, जब एटम न्यूट्रल स्टेट में होता है तो आपको पता होगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होता है, क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के।
तो जो प्रोटॉन्स हैं वो तो न्यूक्लियस में है, एकदम बहुत छोटा सा अंदर में, और इलेक्ट्रॉन्स उसके बाहर है जो कि घूम रहा है, ठीक है। लेकिन क्या है, इक्वल नंबर में है दोनों, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। एक एग्जांपल ले लीजिए, तो जैसे सोडियम का एग्जांपल ले लीजिए। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसका मतलब हो गया कि 11p होता है उसमें और 11 इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो पॉजिटिव चार्ज जितना है, नेगेटिव चार्ज जितना, तो टोटल चार्ज जो होता है सोडियम के ऊपर में 0 हो जाता है, ठीक है। ये टोटल चार्ज सोडियम के ऊपर में 0 हो गया, तो नेट चार्ज हमारा 0 हो गया। नेट चार्ज ऑन सोडियम एटम क्या हो गया, 0। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और ये नेट चार्ज 0 हो गया। अब क्या करते हैं कि किस तरह से चार्ज, फिर कॉन्सेप्ट, फिर इलेक्ट्रोस्टैट में हम पढ़ेंगे क्या होता है क्या है। तो ये तो न्यूट्रल एटम की बात कर लिए हैं हम लोग। अब मान लो कि सोडियम को हमने किसी पत्थर पे पटक दिया, ठीक है, क्या किया, पत्थर पे पटक दिया, या किसी चीज़ से इसको रब कर दिया, इसको घिस दिया। तो जो सोडियम का जो स्ट्रक्चर है, सपोज करो इस तरह से न्यूक्लियस है जिसमें न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है, कितने, 11 प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन कुछ होगा। इलेक्ट्रॉन जो है उसके चारों तरफ, पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे वाले में 8 इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। ये क्यों होगा, ये स्टेबिलिटी की वजह से, ठीक है, ज़्यादा स्टेबल होता है। और तीसरे वाले में कितना रहना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन, तभी 11 पूरा होगा, ठीक है। ये सब पर नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन पर। तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है, आपने जब पत्थर पे पटक दिया या किसी चीज़ से घिस दिया, तो इसकी वजह से क्या हो गया, सपोज कीजिए कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये बाहर निकल गया। तो अब जब बाहर निकल जाएगा तो इस पर नेट इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, नेट चार्ज कितना हो जाएगा, नेट चार्ज सोडियम एटम पर, मतलब इस टोटल पर जो नेट चार्ज है वो इसके निकलने के बाद कितना हो जाएगा, नेट चार्ज हो जाएगा आपका 11 प्रोटॉन और प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन भाग गया, तो इसलिए 1 प्रोटॉन इस पर अनबैलेंस रह गया, 1 प्रोटॉन अनबैलेंस्ड, तो ये नेट चार्ज हो गया। तो प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव माना गया है, देयरफॉर 1 प्लस चार्ज हो गया, मतलब कि लैक ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो 1 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उतना ही चार्ज यहाँ पर रहेगा, लेकिन प्लस चार्ज रहेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये सोडियम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, और +1 से इसको दिखाया जाता है। ये केमिस्ट्री में आप लोग पढ़िएगा, सोडियम प्लस आयन से, ठीक है। तो चार्ज का कॉन्सेप्ट, मान लीजिए सोडियम को एक बॉल की तरह ट्रीट किया जाए, तो बॉल के ऊपर में 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ गया, सिंपल। इसी तरह से चार्ज का कॉन्सेप्ट, इसी तरह से अगर हम लोग नेगेटिव चार्ज कैसे क्रिएट होता है, तो उसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल है आपका, क्या, क्लोरीन को ले लीजिए। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17, एटॉमिक नंबर 17 होता है क्लोरीन का, ठीक है। तो 17 होता है, तो उसका अगर आप एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिएगा तो N+P यहाँ पे तो 17 होगा ही, लेकिन इसके बाहर में यहाँ पर 2 होगा सबसे पहले वाले में, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ ही कर देते हैं, चलिए 1 2, और दूसरे वाले में कितना होगा, दूसरे वाले में आपको हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, और तीसरे वाले में कितना, 8 2 10, तो ये हो गया। और तीसरे वाले में कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब इसको अगर हमें पॉजिटिवली चार्ज करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स को हटाना पड़ेगा, ठीक है, और नेगेटिवली चार्ज करना चाहते हैं तो इस पर इलेक्ट्रॉन लाना पड़ेगा। तो देखिए क्या होता है ना कि 8 इलेक्ट्रॉन जो है इस सेल में या इस सेल में, बाहर वाले सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो वो ज़्यादा क्या, स्टेबल हो जाता है। तो 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए केवल 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक है, और या फिर 0 इलेक्ट्रॉन करने के लिए सातों के सातों इलेक्ट्रॉन को यहाँ से भागना पड़ेगा। तो ज़्यादा आसान है 1 इलेक्ट्रॉन का आना। तो आप जब क्लोरीन को किसी पत्थर पे पटकिएगा या नॉर्मली किसी चीज़ से रब करिएगा, तो आपके पास ज़्यादा चांसेस है कि जिससे रब करिएगा उससे 1 इलेक्ट्रॉन भाग कर इसके ऊपर में आ जाएगा, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में 1 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है, ऐसा होता है। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में ऐड हो जाएगा, मान लीजिए बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो अब इसके पास तो नेट चार्ज कितना हो गया,
इसके पास नेट चार्ज कितना हो जाएगा, नेट चार्ज हो जाएगा आपके पास, यहाँ तो चेंज हो नहीं रहा है, इसके अंदर में 11 है तो 17 है तो 17 ही रहेगा। तो और लेकिन यहाँ पर कितना हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये हो गया 17 प्रोटॉन प्लस इसको लिखते हैं 17p+18 इलेक्ट्रॉन। मतलब कि अगर इसको +17 लिखा जाए, प्लस साइन -18 इलेक्ट्रॉन के लिए लिखा जाए, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, -1 इलेक्ट्रॉन, मतलब -1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया, इसलिए -e इसको लिखा जाता है। तो 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और क्लोरीन के ऊपर में अगर इसको दिखाया जाए तो केवल ये दिखाया जाता है, इसका मतलब होता है कि 1 इलेक्ट्रॉन इसमें एक्सेस है, ठीक है। तो क्लोरीन नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो चार्ज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज का क्या मतलब है और नेगेटिव चार्ज का क्या मतलब है। तो कोई ये ना समझे कि पॉजिटिव चार्ज का मतलब नॉर्मली ये हो गया कि उस पर कहीं से प्रोटॉन आ गया, ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर में होता है, और न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन का आना या वहाँ से प्रोटॉन का बाहर जाना एक बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है, जो होता है लेकिन नॉर्मली नहीं होता है, वो न्यूक्लियर फिनोमेना हो जाता है, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्शंस जो होते हैं ना, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव उसमें भी होता है, लेकिन हम लोग जो नॉर्मली चार्ज का कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर की वजह से होता है। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया तो वो नेगेटिवली चार्ज हो गया, और जब लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया तो वो पॉजिटिवली चार्ज कहलाता है। तो मतलब जो अनबैलेंस चार्ज है वही बेसिकली चार्ज ऑन द प्रोटॉन, चार्ज ऑन द एलिमेंट हो गया। तो कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए, तो उसके ऊपर में जो चार्ज होता है, चाहे वो नेगेटिवली हो या पॉजिटिवली हो, तो ऊपर का ही फेनोमेना होता है, जो सेल्स में इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से ही होता है, दोनों पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो उसके ऊपर में। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया तो नेगेटिवली चार्ज हो गया, इलेक्ट्रॉन उससे कहीं और भाग गया तो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। इस तरह से ये इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो मुझे लगता है ये वाला कॉन्सेप्ट आपको अभी क्लियर हो गया कि चार्ज कैसे होता है। अब आते हैं कि चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होता है, वैल्यू क्या होता है। तो वन चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ये एक्सपेरिमेंटली पाया गया है। कैसे एक्सपेरिमेंटली, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होता है। COULOMB कूलम जो है, साइंटिस्ट जो था जिन्होंने चार्ज का जो आविष्कार किया था, उसी के नाम पे इसका यूनिट रख दिया गया कि चार्ज का यूनिट जो होगा वो कूलम्ब होगा। चार्ज का यूनिट, जैसे मास का यूनिट किलोग्राम होता है, वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब होता है, इसी तरह चार्ज का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, कूलम्ब होता है, COULOMB। और इसे कभी कभी केवल C से ही नॉर्मली डिनोट किया जाता है, कैपिटल C से कूलम्ब को डिनोट किया जाता है। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा। जो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1 प्रोटॉन चार्ज, ठीक है। मैग्नीट्यूड में प्रोटॉन का चार्ज भी यही होता है, ठीक है। प्रोटॉन चार्ज भी यही होता है, इलेक्ट्रॉन चार्ज भी यही होता है, बस प्रोटॉन है तो प्लस चार्ज लिखा जाएगा, और इलेक्ट्रॉन है तो वो नेगेटिव चार्ज लिखा जाएगा। तो यूनिट क्लियर हो गया, चार्ज का यूनिट क्या होगा, कूलम्ब होगा, C से डिनोट किया जाएगा, और ये आपका हो गया, ठीक है। तो बॉडी को जो चार्ज करते हैं हम लोग, तो किसी भी न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करने के कितने तरीके होते हैं। तो चार्जिंग ए बॉडी, नहीं उससे पहले एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो इससे एक एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट निकल के आता है, उसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। भाई क्वांटाइजेशन क्या है, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या हो गया। देखिए, जब हमने देखा कि जब भी कोई बॉडी चार्ज होगा तो वो एक इलेक्ट्रॉन किसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के एक्सेस या लैग की वजह से होगा, किसी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा, उसकी वजह से चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन टूट कर तो जाएगा नहीं कि आधा इलेक्ट्रॉन इधर रह गया, आधा टूट के उधर चला गया। तो जब भी जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन नंबर्स में जाएगा, ठीक है। तो जब भी किसी बॉडी पे चार्ज होगा तो वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मल्टीपल होगा, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, n टाइम्स इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रिंसिपल को कहा जाता है क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल। तो क्वांटाइजेशन का मतलब हो गया, चार्ज ऑन एनी बॉडी can only be integral multiple of electronic charge. Charge on
एनी बॉडी ऑब्जेक्ट मतलब कैन ओनली बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो जो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर में चार्ज है उसी का इंटीग्रल मल्टीपल जो होगा वो होगा, जैसे Q कैन ओनली बी इक्वल टू प्लस और माइनस एन ई। ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस एन ई, नेगेटिव चार्ज है तो माइनस एन ई। एन क्या है? नंबर्स है। ठीक है, डिजिट्स 1 2 3 ये सब नेचुरल नंबर बोलिए इसको। एन क्या है? नेचुरल नंबर। नंबर 1 2 3 ये सब। और ई क्या है? चार्ज ऑन एंड चार्ज ओवर 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, जिसका वैल्यू हमने ऊपर में लिखा है कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ कूलम। तो आई थिंक ये क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल आपको क्लियर हो गया। पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है। ठीक है, ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा, ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा। ठीक है, एक दूसरे को रिपेल करता है। और अपोजिट चार्जेस क्या होता है? पॉजिटिव पॉजिटिव हो या नेगेटिव नेगेटिव हो, ये दोनों भी एक दूसरे को रिपेल करेगा। ठीक है, लेकिन अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो क्या करेगा? ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये एक दूसरे को खींचता है, एक दूसरे के पास आना चाहता है। अब हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट चीज सीखते हैं, वो है कि चार्ज को किस तरह से, न्यूट्रल बॉडी को हमें चार्ज किस तरह से किया जा सकता है। चार्जिंग ए बॉडी बाय डिफरेंट मेथड। चार्जिंग एनी ऑब्जेक्ट। तो चार्जिंग के 2-3 तरीके होते हैं। एक तो देखिए चार्जिंग बाय कंडक्शन होता है और दूसरा इंडक्शन मेथड होता है। कंडक्शन और इंडक्शन डिफरेंट तरीके से किए जा सकते हैं। ठीक है, तो कंडक्शन का मतलब होता है कि इसमें टच करता है, एक बॉडी दूसरे बॉडी को टच करेगा, इसमें टचिंग इन्वॉल्व है। इंडक्शन में नो टच, नो फिजिकल टच, फिजिकल टच नहीं होगा, चार्ज टच की वजह से नहीं होगा। तो कंडक्शन कैसे, इसको समझते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये मान लीजिए इंसुलेटिंग स्टैंड है, ये इंसुलेटिंग है। ठीक है, इंसुलेटिंग, इसको इंसुलेटिंग लिखते हैं। मतलब इंसुलेटिंग का मतलब इसके अंदर से चार्ज फ्लो नहीं हो सकता है। और ये कंडक्टिंग बॉल है कुछ भी। ठीक है, मान लेते हैं इसके ऊपर में कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है और इसे मुझे पॉजिटिवली चार्ज करना है। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज करना है, कंडक्शन से करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम? इसके पास एक ले आएंगे कोई भी चार्ज्ड बॉडी, मान लीजिए इंसुलेटिंग हैंडल है, इसके पास हम लोग ले आएंगे कोई भी चार्ज बॉडी, सपोज कीजिए कि ये प्लस चार्ज है, और इस पर टच करा देंगे। ठीक है, तो जब इसको टच कराएंगे चार्ज बॉडी को इससे, तो क्या होगा कि इसका चार्ज इसमें भी फ्लो कर जाएगा। और वो इसलिए होता है कि जब भी दो कंडक्टर को आपस में टच कराते हैं तो इनका पोटेंशियल कॉमन हो जाता है। कॉमन पोटेंशियल करने के लिए ये चार्ज जो होता है ना, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करके इसको बैलेंस करता है। सिंपल सी बात है कि आपने चार्ज को लाया, इसमें चार्ज नहीं था, इसमें एक्सेस था, तो चार्ज चारों तरफ फैल गया। तो जब इसको आप टच करिएगा ऑन टचिंग, तो ये क्या हो जाएगा? टच करने के बाद सिचुएशन कुछ इस तरह से हो जाएगा, दिखा रहे हैं आपको। टच करने के बाद ये हो गया कि प्लस चार्ज इसमें भी आ गया। ठीक है, कुछ प्लस चार्ज इसमें भी रहेगा जो ऑलरेडी था रॉड। ये नहीं कह रहे हैं कि उसका पूरा का पूरा चार्ज खत्म हो जाएगा, इस तरह से रॉड टच किए हुए हैं। ठीक है, और इस तरह से हैंडल है, इसमें रॉड टच किए हुए हैं, रॉड में पॉजिटिव चार्ज है अभी भी, लेकिन कम गया, कुछ चार्ज इसमें चला गया है। अब क्या करेंगे? रॉड को हटा लेंगे। तो जैसे ही रॉड को रिमूव करेंगे तो तुरंत चार्ज तो इसमें फ्लो होकर नहीं ना चला जाएगा, तो दोनों को सेपरेट कर देंगे, तो क्या हो गया कि कुछ चार्ज इसमें रह जाएगा, बॉल में कुछ चार्ज रह जाएगा। ठीक है, और ये अपना हट गया। तो इस तरह से कंडक्शन से हम लोग चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर इंडक्शन से चार्ज करना हुआ, चार्जिंग बाय इंडक्शन, ये कंडक्शन हो गया। केवल समझना है ये सब, और बुक्स में भी बहुत सारे बुक्स में मिल जाएगा आपको, बहुत आसानी है, आसान सा चीज़ है।
और बाय इंडक्शन, इंडक्शन का मतलब ये हो गया कि टच नहीं करना है। तो मान लीजिए इसी को हमें इंडक्शन से चार्ज करना था, तो हम क्या करेंगे, ये इंसुलेटिंग स्टैंड है, ये रखा हुआ है अपना चुपचाप न्यूट्रल कंडीशन में, और इसके पास क्या करेंगे, इसी चीज़ को लेकर के आएंगे, ठीक है, जो यहाँ पे लाए थे ऐसे ही बगल में लाएंगे, टच नहीं कराएंगे, इसको टच नहीं कराएंगे। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, जब इसके पास लाएंगे इस पॉजिटिव चार्ज को, तो क्या होता है कि इसी में नेगेटिव चार्ज इस तरह से डेवलप होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर तो बहुत सारा चार्ज है ही ऑलरेडी, इसमें बहुत सारा चार्ज है पॉजिटिव नेगेटिव। तो जो नेगेटिव चार्ज होता है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, और जो इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा वो क्या होगा, थोड़ा सा दूर में चला जाएगा इस तरह से, मतलब ये पोलराइज हो जाता है। पोलराइज इसको बोलते हैं, पॉजिटिव अलग हो जाना नेगेटिव अलग हो जाना को पोलराइजेशन बोलते हैं। तो ये इस तरह से हो जाता है, पोलराइजेशन हो जाता है। तो नेगेटिव चार्ज जो है अब इसके साथ जो है ना, एक तरह से बोलिए तो बाउंड हो गया है इसके अंदर में ना, नेगेटिव चार्ज इस तरह, ये वाला नेगेटिव चार्ज जो है इस वाले पॉजिटिव चार्ज से बाउंड हो गया है, ठीक है, बाउंड चार्ज हो गया है। लेकिन ये किसी से बाउंड नहीं है, ये फ्री है, ये रिपेल हुआ है। इसमें अभी भी टोटल चार्ज देखिएगा तो जीरो है, क्योंकि जो टोटल नेट चार्ज जो था ना वो प्लस और माइनस में अलग अलग दूरियां बना लिया है। अब क्या करना है, अब जब ये कंडीशन आ जाएगा तो इसको पास में रखे रहेंगे, हटाएंगे नहीं, टच भी नहीं कराएंगे, और धीरे से क्या करेंगे, इसको ज़मीन से जोड़ देंगे, इसको अर्थिंग बोलते हैं, अर्थ से कनेक्ट कर देंगे। और ये इसका सिंबल होता है अर्थिंग का, ये जो है ना सिंबल होता है, इसका मतलब अर्थ कर देना। तो इसको अर्थ कर देंगे, ज़मीन से जोड़ देंगे। जैसे इसको ज़मीन से जोड़ेंगे तो ज़मीन के पास जो है ना, इसको न्यूट्रल करने के लिए, मतलब इस वाले ब्लॉक का पोटेंशियल जीरो करने के लिए, क्योंकि ज़मीन का पोटेंशियल जीरो होता है, इसलिए इस वाले ब्लॉक इस वाले जो ऑब्जेक्ट है उसका भी पोटेंशियल जीरो करना चाहेगा, तो उसके लिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो हो जाएगा, इसमें क्या फ्लो हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, और फ्लो करके इसको न्यूट्रल कर देगा, जीरो कर देगा। इसका मतलब अब इसमें केवल नेगेटिव चार्ज रह गया और इसको जीरो कर देगा। कौन, अर्थ जा करके इलेक्ट्रॉन से इसको किल कर देगा, बैलेंस कर देगा। तो आपके पास ये केवल रह जाएगा, ये वाला क्यों रह जाएगा, क्योंकि ये इसके साथ बाउंड है, ठीक है। अब धीरे से आप इसको क्या कीजिए, रिमूव कर लीजिए, हटा लीजिए, आपने टच तो किया नहीं। और जब आप इसको रिमूव कर लीजिएगा तो आपके पास केवल, और अर्थ को भी डिस्कनेक्ट कर दीजिए, याद रहे पहले क्या करना है, सोचिए, पहले इसको रिमूव करना है कि पहले अर्थ, इसको ध्यान से समझिए, आपने अर्थ से कनेक्ट किया, इसको बैलेंस हो गया ये, अब इसको डिस्कनेक्ट कर दीजिए, तब इसको हटाइए, क्योंकि इसको डिस्कनेक्ट करिएगा तो जितना इसका जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सब रहेगा ही इसमें, और कोई बाहर जा नहीं पाएगा इलेक्ट्रॉन। और जब इसको आप हटा लीजिएगा, ठीक है, तो इसके पास और कोई उपाय नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज रह जाएगा, कहीं और नहीं जा पाएगा, क्योंकि अर्थ से कनेक्टेड नहीं है। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इस तरह से ये हो गया, इसको आपने हटा लिया। तो सवाल ये है कि इन दोनों में डिफरेंस कहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा तो आपको डिफरेंस दिखेगा। इसको मुझे जब पॉजिटिवली चार्ज करना था तो मैंने पॉजिटिव चार्ज को इससे टच कराया, या ठीक है, और इसमें जब मैंने पॉजिटिव चार्ज को सामने लाया तो नेगेटिव चार्ज जो बॉडी पर डेवलप हुआ है। इसका मतलब अगर इसको पॉजिटिव करना हो तो हमें इसके पास नेगेटिव चार्ज लाना पड़ेगा इंडक्शन वाले मेथड में, ठीक ना। तो इसमें आपको पॉजिटिव चार्ज लाएं तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगा, इसमें आप पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं तो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो रहा है। तो इंडक्शन और कंडक्शन में ये डिफरेंस हो गया, क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, एक और चीज़ देखते हैं। इसी में आप लोगों ने सीखा होगा, नाम जानते होंगे आप, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप होता है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। और ये आपका एक्सपेरिमेंट क्लास 12 में स्कूल में, जो आप लोग जो पढ़ रहे हैं स्कूल में, देखिएगा पूछेगा स्कूल में, हो सकता है हो, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एक्सपेरिमेंट के लिए स्कूल में रखा भी हुआ होगा आपके लैब में। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है भाई साहब, तो इसमें एक ग्लास का फनल होता है, इस टाइप का ग्लास का जार बोल लीजिए, इस तरह का जार होता है ग्लास में, ट्रांसपेरेंट, सो दैट कि इसके अंदर में क्या हो रहा है दिखाई दे। और दूसरा यहाँ पर एक मेटल का डिस्क होता है, मेटल प्लेट,
ठीक है। और मेटल प्लेट से ये ही मेटल एक छोटा सा रॉड टाइप का गया हुआ है, पत्ती टाइप का, और वो क्या होता है यहाँ पर उसमें दो इस तरह से गोल्ड फॉइल्स होते हैं, बहुत पतला सा गोल्ड फॉइल होता है। ठीक है, व्हाट इज दिस, दिस इज गोल्ड फॉइल, इसको लिखते हैं गोल्ड फॉइल। पतला गोल्ड फॉइल होता है जो इसमें पत्ती रहता है, लटकता रहता है, और यहाँ पे बिल्कुल लूज टाइप से पिन किया हुआ रहता है। और ये आपका क्या है, मेटल डिस्क है। ठीक है, मेटल डिस्क है, और यहाँ पर रबर से पैक किया हुआ रहता है। मान लीजिए ये रबर है साइड में, ताकि इसका ग्लास से कनेक्शन नहीं हो, ये मेटल वाला पार्ट अपना अलग हो। ठीक है, ये मेटल है और ये आपका मेटल है। ठीक है, और ये गोल्ड है, ये भी मेटल ही है एक तरह से, और ये रबर है, ये दोनों जो साइड में पैक किया गया है रबर है, रबर कॉर्क। ठीक है, रबर कॉर्क, रबर कॉर्क बोल लेते हैं इसको। और ये मेटेलिक डिस्क, और ये क्या है, जार है, ग्लास जार। अब गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, भाई इसका यूज क्या है, क्यों है ये, किस लिए है, क्या है, क्या एक्सपेरिमेंट, क्या ड्रामा दिखाता है इसमें। तो देखिए, जब ये न्यूट्रल कंडीशन में रहता है, जब ये मेटल न्यूट्रल कंडीशन में रहता है, जब इस पर कोई भी चार्ज नहीं रहता है, तो ये गोल्ड लीफ पर भी कोई चार्ज नहीं होता है, और गोल्ड लीफ जो होता है उस समय दोनों इस तरह से कोलैप्स्ड रहता है, मतलब दोनों लटका हुआ रहेगा, दोनों दोनों के बीच में कोई गैप नहीं रहेगा। ठीक है, अभी तो मैंने इस तरह से दिखाया हुआ है, जब कोई नहीं रहेगा चार्ज तो वो दोनों इस तरह से कोलैप्स्ड रहेगा। लेकिन जैसे ही इस पर आप नेगेटिवली चार्ज बॉडी ले आया, तो जब नेगेटिवली चार्ज बॉडी इसके सामने लाइएगा तो क्या होगा, इसके पास में प्लस चार्ज रहेगा, इंडक्शन हो रहा है, और नेगेटिव चार्ज ठीक इसके अपोजिट भागने की कोशिश करेगा, तो गोल्ड लीफ पर जो है नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये दोनों, ये गोल्ड लीफ में ये एक लीफ है, ये लीफ है, दोनों में नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो क्या होगा, ये एक दूसरे को रिपेल करेगा। नेगेटिव चार्ज जो है एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो रिपेल करने की वजह से ये फैल जाएगा इस तरह से, जितना अमाउंट ऑफ चार्ज दीजिएगा उतना ज़्यादा ये फैलेगा इस तरह से। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर, आपने इसको क्या किया है, नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है और ये फैल गया। अब गोल्ड लीफ को अगर मान लीजिए आप इसको अगर अर्थिंग कर देते हैं, मतलब इसको किसी तरह से अर्थ से, इसको या यहाँ से या डिस्क से आपने अर्थ जोड़ दिया, तो ये तो आपका बाउंड चार्ज है, अभी अभी हमने बताया था कि ये अर्थ को प्रभावित नहीं करेगा। लेकिन ये जो चार्ज है ये फ्री है, तो ये अर्थ में चला जाएगा इस तरह से फ्लो करके, वो इसलिए जाएगा कि इसका पोटेंशियल जीरो हो जाए। ठीक है, बाद में सीखेंगे पोटेंशियल ये सब क्या होता है, चैप्टर में आगे हैं। तो अर्थिंग की वजह से ये कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है, ये एकदम कोलैप्स कर गया, यहाँ पर चार्ज है लेकिन ये चार्ज यहाँ नहीं है, इस पर चार्ज रहता है तभी ये फैलेगा। तो इस पर इसका सारा चार्ज जब अर्थ में फ्लो हो जाएगा तो ये कोलैप्स कर जाएगा इस तरह से, उसके बाद अर्थिंग को काट देंगे और फिर इसको वापस यहाँ से हटा देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा कि जो भी पॉजिटिव चार्ज आप ये ऊपर प्लेट में देख रहे हैं, जैसे ही इसको हटाएंगे तो वो सारा का सारा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होकर के इस पर भी आ जाएगा, प्लस चार्ज, और इससे क्या हो जाएगा, ये दोनों के बीच में फिर से रिपल्सन होगा और फिर से ये हो जाएगा, फैल जाएगा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को इस तरह से इंडक्शन के मेथड से हमने क्या किया, चार्ज कर दिया। गोल्ड लीफ इंडक्शन के मेथड से पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ठीक है, इसी तरह से अगर इसको नेगेटिवली चार्ज करना होता गोल्ड लीफ को, तो तब हम क्या करते, इसके जगह पे हम प्लस चार्ज ले आते, ये पहले ही हमने देखा है। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का यूज क्या है भाई, क्या करते हैं। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, मान लीजिए इस पर अगर कोई अननोन चार्ज है, हमें पता करना है कि भाई ये पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है, नहीं पता है। तो आप मान लीजिए कि आपको पहले पता है कि गोल्ड लीफ में कौन सा चार्ज है। तो सपोज कीजिए अगर नेगेटिव चार्ज है गोल्ड लीफ पर, और आपने अननोन चार्ज को बॉडी को इसके पास ले आया है इंडक्शन से, इसका टेस्ट करने के लिए कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो अगर गोल्ड लीफ पर जो है नेगेटिव है, तो इस पर अगर नेगेटिव रहा तो क्या हो जाएगा बताइए, जो आप ला रहे हैं वो नेगेटिव है, गोल्ड लीफ पर ऑलरेडी नेगेटिव है। ठीक है, तो नेगेटिव है और नेगेटिव है, तो
यहाँ भी और नेगेटिव आना चाहेगा तो ये और ज़्यादा फैल जाएगा, ठीक है। और गोल्ड लीफ पर नेगेटिव है और आप अगर प्लस चार्ज ले आ रहे हैं, ठीक है, तो ये गोल्ड लीफ जो होगा ये इस तरह से सिकुड़ जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। क्यों करेगा, थोड़ा सा अपने से समझिए। आप ये नेगेटिव चार्ज था, आपने नेगेटिव चार्ज ले आया तो ये क्या हो गया, और ज़्यादा फैल गया। और नेगेटिव चार्ज था इसके ऊपर में, आपने पॉजिटिव चार्ज ले आया तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से कोलैप्स कर जाएगा। तो इस तरह से आप अननोन चार्ज को टेस्ट कर सकते हैं गोल्ड लीफ की मदद से, क्योंकि इस गोल्ड लीफ को आप पहले ही पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज करके रखे हुए हैं। तो जो अननोन चार्ज है वो समझ में आ जाएगा कि पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है। देखिए, इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस, हाँ मैंने उस ये चार्ज जो होते हैं वो किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, तो इसलिए इंटरेक्शन पढ़ना जरूरी है। तो पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो एक दूसरे को रिपेल करता है।